9/11। What's the name? Osama bin Laden. CIA is 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर। इस एक दिन में पूरी दुनिया की मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका थी You are with us or you are with the terrorists. और दूसरी तरफ एक आदमी, सऊदी बिलियनियर उसामा बिन लादेन। operation for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन 2 टावर्स को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि ये ट्विन टावर्स इस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक थे और विदाउट एनी डाउट ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स में से एक थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर और आसपास ऑलमोस्ट 500 हॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी। तो जो भी इन बिल्डिंग्स को गिराना चाहता था उसे अच्छी तरह से पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग गिरेगी तो ये आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी। जैसे अगर आज कोई बुर्ज खलीफा को गिरा दे, आज से एग्जैक्टली 25 साल पहले दुनिया की सिचुएशन ये थी। सोवियत यूनियन टूट चुका था और चाइना की इतनी औकात नहीं थी उस जमाने में, तो अमेरिका दुनिया का वन एंड ओनली वाहिद सुपर पावर थी जिसकी ताकत को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक एक आम से दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाजों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पहुंचे। अमेरिका की अब तक की सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक यही लगता है कि ये 19 के 19 लोग मुसलमान थे और इन सब का ताल्लुक सऊदी, इजिप्ट, लिबनान और यूएई से था। हर जहाज को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम्स बनाई गई थी, जिसमें हर आदमी का अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार था और इस सब के लिए वो पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। तो आखिर ये 4 जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए। जैसे ही इन जहाजों ने टेक ऑफ किया, इन 19 लोगों ने प्लेन्स को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया और प्लान के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन में मौजूद 5 हाईजैकर्स खड़े हुए और कुछ छोटी छुरियों और बॉक्स कटर्स के साथ पूरे प्लेन को बहुत ही तेजी से हाईजैक कर लिया और जहाज के दोनों पायलट्स को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बैठा दिया और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पिछली सीट पर धकेल दिया और इन सारों को क्लियरली बता दिया कि अब जहाज के दोनों पायलट्स मर चुके हैं, तो ये जहाज अब सिर्फ हमारा बंदा मोहम्मद अता ही लैंड करवा सकता है, जिससे सारे के सारे पैसेंजर्स चुप करके खड़े हो गए। लेकिन हाईजैकर्स कभी इस प्लेन को लैंड करवाना नहीं चाहते थे। अब जब इस जहाज का नया पायलट मोहम्मद अता पैसेंजर्स को ये बातें बता रहा था और समझा रहा था, तो इसने गलती से जहाज के एक और बटन को भी दबा दिया, जिससे वो सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हो गया और इसने कहा कि सब आराम से बैठ जाओ, हम इस जहाज को एयरपोर्ट की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में कंफ्यूजन फैल गई और उन्होंने जल्दी से एयरपोर्ट के रनवे से सारे जहाजों को हटाकर रनवे क्लियर कर दी और इस जहाज का इंतजार करने लगे। इसके बाद अगेन मोहम्मद अता गलती से दोबारा एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हुआ और इसने कहा, मतलब कोई इतना खतरनाक मिशन में इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। खैर, ये जहाज पहले बोस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था, जो काफी लंबा सफर था। तो मोहम्मद अता ने उस जहाज को 100 डिग्री पे टर्न किया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो न्यूयॉर्क की सिटी के करीब पहुंचा तो जहाज बहुत ही तेजी से अपनी हाइट से नीचे आने लगा और क्लियरली सबको ऐसा ही लग रहा था कि ये जहाज इसलिए नीचे आ रहा है ताकि ये न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। इसीलिए उधर एयरपोर्ट में भी ये देखकर सारे लोग उस जहाज का इंतजार करने लगे। बट काफी देर गुजरने के बाद जहाज नहीं पहुंचा और एयरपोर्ट पे सारे लोग बहुत ही कंफ्यूज थे कि आखिर ये जहाज गया कहाँ। तो अचानक ही किसी ने आके उन्हें बताया कि ये जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश कर चुका है। अब सिर्फ एयरपोर्ट वालों को ही पता था कि असल में ये हुआ क्या है, लेकिन अमेरिकन मीडिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए न्यूज चैनल ने उसे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट कहकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। इस सब के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में बच्चों के एक स्कूल में बैठा हुआ था, तो इनके सेक्रेटरी ने आके इन्हें खामोशी से इस इंसिडेंट के बारे में बताया। तो इनका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ये कोई एक्सीडेंट ही होगा, लेकिन पहले जहाज को टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट बाद ही हाईजैक किया गया था, लेकिन दूसरे जहाज को बिल्कुल पहले जहाज की तरह ही 30 मिनट के बाद ही हाईजैक किया गया और जहाजों को हाईजैक करने की ये प्लानिंग भी पहले से ही प्लान थी। मतलब जो भी इन हमलों के पीछे था वो चाहता था कि दूसरे जहाज को क्रैश करते हुए पूरी दुनिया देखे। मरवान अल शेई
जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, अपने साथियों के साथ दूसरे प्लेन को भी हाईजैक करके पायलट की सीट पर बैठ गया और अगेन प्लेन को लॉस एंजलिस के बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। अब जब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स को छोड़कर पहले जहाज के क्रैश को दिखा रहे थे और उससे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट कह रहे थे, उसी टाइम पूरी दुनिया के सामने दूसरा जहाज फुल स्पीड आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकरा गया, जिसे देखकर पहले तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गई कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि हमला था। और अगेन अमेरिकन प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी ने आके उनके कान में दोबारा ये बात बताई और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। इसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट के बाद मुल्क के सारे जहाजों को लैंड कराने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जिन्हें ये लोग हाईजैक कर चुके थे और किसी को भी नहीं पता था कि उन दोनों जहाजों का अगला टारगेट कौन सा हो सकता है। नाउ थर्ड प्लेन, जिसे एक सऊदी सिटीजन हानी हंजोर उड़ा रहा था, उसने जहाज को न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने के बजाय अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन की तरफ टर्न किया और जैसे ही वो वाशिंगटन के करीब पहुंचा, वो अपने जहाज को बहुत ही नीचे ले आया और जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और ये जहाज बहुत ही तेजी से दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में से एक पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस CIA का हेडक्वार्टर इस जहाज के पेंटागन पर क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़कर पेंटागन के क्लिप्स दिखाने लगी, लेकिन अभी भी एक जहाज मिसिंग था। जब US आर्मी ने इस जहाज की डायरेक्शन चेक की तो उन्होंने देखा कि ये जहाज भी वाशिंगटन की तरफ ही बढ़ रहा है और हो सकता है ये अमेरिका के पार्लियामेंट कैपिटल को टारगेट करे। तो मजबूरन इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर 2 फायर जेट्स फुल स्पीड रवाना किए गए और इन जेट्स को ये ऑर्डर दिया गया था कि इस जहाज को हर हाल में गिराना लाजमी है, चाहे सारे पैसेंजर्स ही मर जाएं। 3 जहाज तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक अपने टारगेट्स तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस जहाज को नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन फोर्थ प्लेन, जिसे जाहिद जर्राह चला रहा था, अपने टारगेट कैपिटल तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि जब ये जहाज हाईजैक किया गया था तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। जाहिद जर्राह ने दोबारा सारे पैसेंजर्स को इसी तरह से कहा, सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन जब पैसेंजर्स में से एक ने जहाज के फोन से अपनी बीवी से राब्ता किया तो इसकी बीवी ने उसे बताया कि ये हाईजैकर्स झूठ बोल रहे हैं और ये प्लेन लैंड कभी होगा ही नहीं और ये प्लेन एयरपोर्ट पर नहीं जाएगा, बल्कि ये एक सुसाइड मिशन है। इस बंदे ने जाकर बाकी पैसेंजर्स को भी समझाया कि देखो, मरना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले कि हाईजैकर्स इस प्लेन को किसी बिल्डिंग पर क्रैश करें, हम सब खुद ही इस जहाज को गिरा देते हैं। जिस पर इन सारे पैसेंजर्स ने मिलकर हाईजैकर्स पर हमला कर दिया, जिसे देखकर जाहिद जर्राह ने प्लेन को ऊपर नीचे और साइड टू साइड हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसेंजर्स आखिर जहाज के कॉकपिट के दरवाजे तक पहुँच गए और वो जैसे ही जहाज के दरवाजे को तोड़ने ही वाले थे तो इस जहाज के पायलट यानी जाहिद जर्राह ने जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और इसका मुंह जमीन की तरफ कर दिया और इस तरह ये चौथा और लास्ट प्लेन तबाह हो गया। अब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अगेन इस जहाज को दिखाने लगे तो अचानक सिर्फ 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर गया और इसमें तकरीबन 1000 लोग हलाक हो गए और इसके कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया और इसमें भी 1600 लोग हलाक हो गए। ओवरऑल 9/11 के इन 4 हमलों में 3000 लोग मारे गए, जिनमें से 200 लोग तो सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने इन बिल्डिंग में आग लगने की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर मरे थे। लेकिन इन हमलों के कुछ दिन बाद मोहम्मद अता, जो इस सारे प्लान का लीडर था, उसके वालिद का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें इसने ये सब मानने से इनकार कर दिया और सारा मलबा इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर डाल दिया और कहा कि इस्लाम में ऐसे किसी अटैक की इजाजत है ही नहीं। और इस तरह तीसरे और चौथे जहाज के पायलट्स के माँ बाप ने भी अमेरिका की रिपोर्ट्स मानने से इनकार कर दिया। और अगर इन अटैकर्स की फैमिलीज को देखा जाए तो ये कोई आम गरीब लोग नहीं थे, बल्कि ये सारे अटैकर्स बहुत ही वेल ऑफ रिच फैमिलीज से थे। 9/11 का ये हमला इतना बड़ा था कि इस हमले के 100 दिन बाद तक न्यूयॉर्क में हर तरफ धूल फैली हुई थी और इन तबाह हुई बिल्डिंग्स के मलबे को साफ करने के लिए भी ऑलमोस्ट $1 बिलियन लगे थे। लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ। असल नुकसान उन बिल्डिंग से थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग में हुआ जिसे लोग हमेशा भूल जाते हैं और वो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इन हमलों के बाद अमेरिका की मार्केट्स में
पैनिक फैल गया और अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने लगी और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक गिरने लगे, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान उठाया वॉरेन बुफे की कंपनी बर्कशायर हाथवे ने। और कहा जाता है कि इन हमलों से अमेरिका को 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और अमेरिका की जीडीपी जो इससे पहले 4 और 5% पर ग्रो कर रही थी, 2001 के इन हमलों के बाद 1% से भी नीचे गिर गई। लेकिन अब जब स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनीज के स्टॉक नीचे जा रहे थे, तो कुछ कंपनीज दरमियान में ऐसी भी थी जिन्होंने इन हमलों से नुकसान के बजाय बहुत ही फायदा उठाया और इन कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाने लगे। और ये कंपनीज थी वॉर कंपनीज, यानी गन्स बनाने वाली कंपनीज, फायर जेट्स और टैंक्स बनाने वाली कंपनीज। अमेरिका की ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि सबको पता था कि अमेरिका अब 9/11 का बदला लेने में एक बहुत ही बड़ी जंग को शुरू करेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया गौर से अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की तरफ देख रही थी कि आखिर किसने और क्यों दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर अमेरिका के साथ ऐसा करने की जुर्रत की है। पूरा अमेरिका गुस्से से भरा हुआ था। इन हमलों के कुछ ही दिनों बाद जॉर्ज बुश आखिर पूरी दुनिया के सामने आया और सबको ऑन किया कि इन हमलों के पीछे कोई मुल्क और गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक टेररिस्ट अटैक था और इन अटैक्स के पीछे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, अल-कायदा। A person named Osama bin Laden are linked to many other organizations in different countries. और इसका लीडर उसामा बिन लादेन, Al-Qaeda released a video after rival जो इस सब से दूर आराम से अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। जब पूरी दुनिया उसामा बिन लादेन को इन हमलों के ब्लेम कर रही थी, तो उसामा बिन लादेन सामने आए और अल जजीरा को इंटरव्यू देकर कहा कि मेरा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ बाकी बयान भी ऐसे दिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये इसने किया है कि नहीं। इन हमलों के बाद सिर्फ उसामा ही नहीं कि पूरी दुनिया के मुसलमान और स्कॉलर्स सामने आए और इन हमलों की सख्त मुखालफत की, क्योंकि अगर किसी ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ा हो या जानते हो, तो उसे पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग से पहले मुसलमानों को ये ऑर्डर्स दिया करते थे कि जंग के दौरान किसी औरत, बच्चे, बूढ़े और इवन दरख्तों को भी काटना और फार्मर्स और दूसरे रिलीजियन के प्रीस्ट को भी नहीं मारना। बाद सिर्फ OIC मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई और इसने भी 9/11 के इन हमलों की मुखालफत की। और इनके अलावा मक्का के ग्रैंड मुफ्ती ने भी ये बयान दिया कि ये हमले इस्लाम के खिलाफ हैं। और इवन के अमेरिका के दुश्मन समझे जाने वाले आयतुल्लाह खामनाई ने भी ये बयान दिया कि इन हमलों का इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस सब के बाद इस्लाम की इमेज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही खराब होने लगी और इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग रोड पर हिजाब पहनने वाली औरतों को मारने लगे और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे मुसलमानों को जॉब से निकालना भी शुरू कर दिया और कुछ मुसलमानों को तो जान से भी मारा गया। और टीवीज पर पहली दफा ये डिबेट स्टार्ट हुई कि क्या इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है भी या नहीं। Islam is not a religion of peace. लेकिन इन सब चीजों के बाद भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही स्टैंड था कि ये हमले चाहे जिसने भी किए हों, हम सब इसकी मुखालफत करते हैं। उसामा बिन लादेन के इनकार करने के बाद भी अमेरिका ने सारा ब्लेम उसामा बिन लादेन पर ही डाला। अमेरिका ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान को अल्टीमेट दिया कि अल-कायदा के सारे लीडर्स इंक्लूडिंग उसामा बिन लादेन को हर हाल में अमेरिका के हवाले किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान ने उससे कुछ ही साल पहले एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर सोवियत यूनियन को 10 साल जंग के बाद हरा चुका था और उसामा बिन लादेन ने उस जंग में अफगानों की मदद के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से तालिबान गवर्नमेंट, जिसका लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर था, उसामा बिन लादेन की बहुत ही रिस्पेक्ट किया करते थे। जिस पर तालिबान ने अमेरिका की गवर्नमेंट से कहा कि आप जिस पर ब्लेम लगा रहे हैं वो बंदा तो ये मान ही नहीं रहा कि ये उसने किया है, आप हमें प्रूफ दें, हम खुद इसे सजा देंगे। और बगैर प्रूफ्स के हम अपने गेस्ट को किसी के हवाले नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका ने इनकी ये ऑफर नहीं मानी और कहा, देखो मैं एक सुपर पावर हूँ और तुम एक आम से गरीब मुल्क हो, मुझे तुम्हें सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, ये बंदा मेरे हवाले करो, वरना हम अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को खत्म कर देंगे। क्योंकि अमेरिका के जर्नल्स ने उससे पहले ही अपनी रिसर्च कर ली थी कि तालिबान हमारे सामने सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए खड़े हो सकते हैं, इसके बाद हम इन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन तालिबान बीइंग पठान, उन्होंने ऑफ कोर्स इनकी बात नहीं मानी, तो अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। इस जंग को रोकने के लिए तालिबान ने आखिरी कोशिश की और अमेरिका से कहा कि हम उसामा बिन लादेन को एक थर्ड कंट्री के हवाले करते हैं, जो ना आपकी सुनता हो ना हमारी सुनता हो, वो इंडिपेंडेंटली फैसला करे। बट अमेरिका अपने ताकत के फुल नशे में था और उसने अफगानिस्तान की ऑफर भी नहीं मानी और 9/11 के सिर्फ 1 महीने बाद अफगानिस्तान पर हमला कर दिया।
जॉर्ज बुश ने इस जंग को एक क्रोसेड कहा और इसका नाम रखा वार ऑन टेरर। This crusade, this war on terrorism, और हर तरफ से अपनी फौज अफगानिस्तान की तरफ भेजना शुरू कर दी। और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के खिलाफ सबसे ताकतवर अफगान था, अहमद शाह मसूद, अमेरिका ने उसकी आर्मी को फुल सपोर्ट किया और बिल्कुल अमेरिका के प्लान के मुताबिक तालिबान को निकाल कर पूरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया गया। लेकिन ये सब करने के दरमियान अमेरिका के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा हर्डल था, मीडिया और स्पेशली अल जजीरा, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया अब तक सिर्फ अमेरिका की साइड दिखा रहा था, लेकिन अल जजीरा वाहिद वो चैनल था जो दूसरी साइड को भी दिखा रहा था, यानी अमेरिकन साइड भी और अफगान साइड भी। अल जजीरा ने अपने टीवी पर ऐसे वाकयात भी दिखाए जिसमें अमेरिकन जेट सिर्फ तालिबान को नहीं बल्कि सिविलियन को भी टारगेट कर रहे थे, जिसे अब तक बाकी सारे चैनल्स मसलन CNN, BBC वगैरह नहीं दिखा रहे थे। तो इस पर अमेरिका की फौज को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अफगानिस्तान पर हमले के सिर्फ 4 हफ्तों बाद ही काबुल में अल जजीरा के हेडक्वार्टर को अपने एक जहाज से उड़ा दिया ताकि अल जजीरा वहाँ रिपोर्टिंग ना कर सके। और इवन इनके एक कैमरामैन को दुनिया की सबसे खतरनाक प्रिजन ग्वांतानामो भेज दिया ताकि इन सब चीजों से अल जजीरा का मुंह बंद हो सके। अमेरिकन जनरल्स की प्लानिंग बिल्कुल सही थी, क्योंकि 9/11 के सिर्फ 3 महीने बाद तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद अफगानिस्तान का कोई भी लीडर नहीं था। इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के एक नए लीडर की तलाश शुरू कर दी और जर्मनी की सिटी बॉन में एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसमें उन्होंने कुछ अफगान लीडर्स को भी बुलाया और उन सबको बिठाकर जर्मनी से अफगानिस्तान के लिए एक नए लीडर को चूज किया, हामिद करजई, जो बिल्कुल तालिबान के ऑपोजिट था। मतलब जबरदस्त इंग्लिश बोलता था और बिल्कुल एक वेस्टर्न आदमी लगता था और CIA का फेवरेट था। हामिद करजई को अमेरिका ने अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनाया और इसकी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नई फौज ट्रेन की और एक नई गवर्नमेंट बनाई। दूसरी गवर्नमेंट को निकालने और अपनी पसंद की गवर्नमेंट बिठाना अमेरिका का एक पुराना बिजनेस है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो उन्होंने कभी भी बाहर से किसी लीडर को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हामिद करजई की गवर्नमेंट इतनी करप्ट थी कि अफगान कौम उसे एक्सेप्ट कर भी नहीं सकती थी। इसी तरह सब कुछ चलता रहा और ऐसा लग रहा था कि क्लियरली तालिबान ये जंग हार चुके हैं। लेकिन 2 साल बाद 2003 में अमेरिका ने एक नई जंग शुरू की। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. जिससे अमेरिका का सारा फोकस अफगानिस्तान से हटकर इराक की तरफ जाने लगा, जहां उन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला, जिसे वो आज खुद भी मानते I हैं। apologize for the fact that the intelligence we received was wrong. सद्दाम हुसैन की स्टोरी हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जब अमेरिका का फोकस अफगानिस्तान से हट गया तो तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता मुल्ला उमर की लीडरशिप में दोबारा रीग्रुप करना शुरू किया और अमेरिकन फोर्सेस पर छोटे छोटे हमले करने लगे। सद्दाम हुसैन की हुकूमत तो इराक में खत्म हो गई, लेकिन उस जंग में अमेरिका ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की थी जिसे छुपाना इम्पॉसिबल था। इराक में अमेरिका की एक जेल से कुछ पिक्चर्स रिलीज हुई जिसमें अमेरिकन फोर्सेस इराकियों को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे और ये पिक्चर्स पूरी दुनिया के मीडिया पर फैल गई, जिससे अमेरिका की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। और उधर अफगानिस्तान में तालिबान ने भी ये इमेज यूज करके अफगानों को ये समझाने की कोशिश की कि देखो ये कुछ होता है अमेरिका के जेलों में। अमेरिका के इन जुल्मों की वजह से जब जॉर्ज बुश इराक विजिट करने के लिए गए तो वहाँ उन्हें जूते भी मारे गए। इस सब से अमेरिका की इमेज सिर्फ इराक में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी खराब हुई और तालिबान दोबारा मजबूत होने लगे। इसके अलावा तालिबान की मजबूती का एक रीजन ये भी था कि अफगानिस्तान बहुत ही एक ट्राइबल सोसाइटी है और जब भी अमेरिकन फौज किसी एक अफगान को मारती थी तो इसका सारा खानदान और कबीला तालिबान के साथ जाकर मिल जाता था और इस तरह अफगानिस्तान को मारने से तालिबान कमजोर होने के बजाय और स्ट्रॉन्ग होने लगे और इनके नंबर्स भी पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। अब जैसा कि हमने कहा कि इससे पहले उसामा बिन लादेन ने 9/11 के हमले में इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया था, लेकिन 2004 के यूएसए इलेक्शन से पहले उसामा बिन लादेन की एक वीडियो सामने आई जिसमें इसने अमेरिकन को मुखातिब करके 9/11 की पूरी जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली और इस वीडियो में उसामा बिन लादेन ने उन 19 लोगों के लिए दुआएं भी की जिन्होंने 9/11 किया था और अमेरिका को एक वार्निंग भी दी थी कि वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। मतलब उसामा बिन लादेन ने 9/11 के 3 साल बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी उठा ली। इस स्पीच के बाद जॉर्ज बुश दोबारा अमेरिका के पॉलिटिक्स में मजबूत हो गया और कुछ ही अरसे बाद इलेक्शंस जीत गया और इलेक्शंस जीतने के बाद इसने दोबारा फौजों को अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के पीछे भेजा। फिर भी अगले 4 साल तक ना उसामा बिन लादेन मिल सका और ना ही अफगानिस्तान फतह हो सका और ना तालिबान खत्म हो सके। अफगानिस्तान की ये जंग जो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए थी 9/11 के बाद 10 साल तक जारी रही
और अब जॉर्ज बुश के बाद अमेरिका का नया प्रेसिडेंट भी आ चुका था, बराक ओबामा। ओबामा ने आते ही इस जंग को अपने वादों के मुताबिक कम करने के बजाय और बढ़ा दिया और भी ज्यादा फौज अफगानिस्तान की तरफ भेजी, जिससे वहां अमेरिकन फौज की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। और इसी के साथ ओबामा ने ड्रोन अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स को भी बढ़ा दिया। और इसी की हुकूमत में 9/11 के 10 साल बाद 2011 में अमेरिका को आखिर एक टारगेट मिला उसामा बिन लादेन के बारे में, जो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में छुपा हुआ था। अब इस वाक़ये के 2 वर्जन हैं, एक तो अमेरिका और पाकिस्तान का वर्जन और दूसरा कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का वर्जन। उसामा बिन लादेन अपनी 3 बीवियों, बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सिटी एबटाबाद में रह रहा था, जहां अमेरिका ने खुद ही ऑपरेशन करके उसे ढूंढा और फिर उसे मार दिया, जिसका पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। लेकिन कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जैसा कि सीमोर हर्ट्ज के मुताबिक अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए $25 मिलियन रखी थी। इसलिए पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल इकबाल सैयद खान ने इन पैसों के लिए उसामा बिन लादेन की लोकेशन अमेरिका के CIA तक पहुंचाई। और इस खबर को कंफर्म करने के लिए अमेरिका ने एबटाबाद में शकील अफरीदी के साथ एक फेक वैक्सीन कैंपेन शुरू की और एबटाबाद के इस घर का हर तरफ से स्कैन करने लगे। अमेरिकन ड्रोन्स और सैटेलाइट ने भी इस घर को 24 घंटे के लिए रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और अचानक एक दिन उन्होंने इस घर के लॉन में एक 6 फुट के आदमी को वॉक करते हुए देखा। इससे और कुछ बाकी चीजों से अमेरिका ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है यही उसामा बिन लादेन हो। CIA ने उसामा पर हमले से पहले कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स उस घर के पास भेजे, जिन्होंने जाकर वहाँ के सारे दरख्त काट दिए ताकि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स आराम से लैंड कर सके। और फिर आखिर 2 मई 2011 को प्रेसिडेंट ओबामा के ऑर्डर्स पर अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से 2 हेलीकॉप्टर रात के टाइम में उसामा बिन लादेन को मारने के लिए एबटाबाद की तरफ रवाना हुए, जिसका पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल भी नहीं पता था। और वहां अमेरिका में ओबामा और उसके मिनिस्टर्स ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। ये हेलीकॉप्टर्स उसामा बिन लादेन के घर में लैंड हुए और सिर्फ 40 मिनट के ऑपरेशन के बाद उसामा बिन लादेन को मार दिया और इसकी बॉडी को अपने साथ वापस अफगानिस्तान ले गए, जहां इसका DNA टेस्ट करा के ये कंफर्म किया गया कि यही उसामा बिन लादेन है। और फिर इसके डेड बॉडी की पिक्चर्स लेकर उसामा बिन लादेन की लाश को समुद्र में फेंक दिया। अमेरिकन आर्मी के मुताबिक उन्होंने इसकी बॉडी को समुद्र में इसलिए फेंका और जमीन पर इसलिए नहीं दफनाया क्योंकि ऐसा न हो कि कोई आगे जाके इसकी कब्र पर एक बहुत ही बड़ा श्राइन यानी मजार बना ले। CIA ने उसामा बिन लादेन की लाश की पिक्चर्स US प्रेसिडेंट ओबामा को भेजी, लेकिन उन्होंने इसे रिलीज करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में होने को नहीं मानते और कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी कोई एक गेम या साजिश थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एबटाबाद के इस ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद अल-कायदा ने अपने सीक्रेट वेबसाइट पर उसामा बिन लादेन की डेथ को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, जिसके बाद तालिबान ने भी इसकी डेथ को एक्सेप्ट किया और इवन उसामा बिन लादेन के अपने बेटे हमजा बिन लादेन ने भी इस बात को सही कहा। तो जब अमेरिका और अल-कायदा दोनों इस बात को मान रहे हैं तो पाकिस्तान को आखिर क्या मसला है। अब उसामा बिन लादेन के 5 बीवियों से इनके 11 बेटे थे और इनका बड़ा बेटा अब्दुल्ला बिन लादेन आज भी सऊदी अरब की सिटी जद्दा में खामोशी से अपना बिजनेस चला रहा है, लेकिन इसके हर मूवमेंट को सऊदी गवर्नमेंट बहुत ही केयरफुली नोटिस करती है। उसामा बिन लादेन का दूसरा बेटा उमर बिन लादेन जो पब्लिकली अपने बाप और इसके मिशन को गलत कहता था, उसने अपने बाप उसामा बिन लादेन के खिलाफ एक किताब भी लिखी है। उसामा बिन लादेन का तीसरा बेटा साद बिन लादेन जो एक जमाने में अपने बाप का राइट हैंड हुआ करता था और उसामा उसे अपने बाद अल-कायदा का नया लीडर बनाना चाहता था, लेकिन उसके इस बेटे साद बिन लादेन को उसामा बिन लादेन से पहले ही 2009 में मार दिया गया था। उसामा बिन लादेन का एक ही ऐसा बेटा था, इसका चौथा बेटा हमजा बिन लादेन जो उसके बाद अल-कायदा के लीडर्स में से था और उसामा बिन लादेन की मौत के बाद वो बार बार अल-कायदा की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिया करता था, लेकिन उसे भी 2018 और 19 के दरमियान अफगानिस्तान में मार दिया गया। उसामा बिन लादेन की जो फैमिली एबटाबाद में बच गई थी, वो पहले तो 1-2 साल पाकिस्तान की कैद में रहे, उसके बाद उन्हें भी वापस अपनी कंट्री में भेज दिया गया और आज वो सारे खामोशी से सऊदी और यमन में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उसामा बिन लादेन की वफात के बाद इनके घर से बहुत सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिनमें इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स और इनके बच्चों के लिए कुछ वीडियो गेम्स भी शामिल थी। इन डॉक्यूमेंट्स को देख के लगता था कि उसामा बिन लादेन को पहले से ही पता था कि एक दिन उसे ऐसे अचानक मारा जाएगा, इसलिए इन डॉक्यूमेंट में से किसी एक में आखिरी वसीयत भी मिलती है, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे पास अभी भी $40 मिलियन हैं और मेरे बाद इन $40 मिलियन में से
थोड़ा सा मेरी फैमिली को दिया जाए और बाकी सब अलकायदा को दिया जाए। अब जब उसामा बिन लादेन को मार दिया गया था तो अमेरिका जिस काम के लिए अफगानिस्तान आया था वो पूरा हो चुका था। तो चाहिए तो ये था कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चला जाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अगले 10 साल तक अफगानिस्तान में बैठे रहे, क्योंकि उसामा बिन लादेन तो अब कोई मसला नहीं था। लेकिन अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और अफगानिस्तान के बहुत ही क्लोज एक नया सुपर पावर चाइना बनने वाला था और चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका की प्रेजेंस इस इलाके में लाजमी थी। इसके अलावा उसामा बिन लादेन की मौत के कुछ ही अरसे पहले अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट ने अफगानिस्तान में रिसर्च की और उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान की जमीन के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो दुनिया की सबसे कीमती और रेयर मिनरल्स में से एक है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल लिथियम है, जिससे दुनिया की ऑलमोस्ट सारी बैटरीज बनती हैं। अब अगर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता तो बहुत ही आसानी से चाइना इन मिनरल्स तक पहुंच सकता था। इसीलिए अगले 10 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा रहा। लेकिन फिर भी अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी फौज के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान की प्रेजेंस बढ़ती गई और आखिर मजबूरन 20 साल की जंग के बाद अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान गवर्नमेंट के साथ डील कर ली और अफगानिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज निकालने लगे और 20 साल ट्रेनिंग देने के बाद भी अफगानिस्तान की फौज कुछ दिनों के लिए भी तालिबान के सामने खड़ी न हो सकी और अमेरिका के जाने के कुछ ही दिनों बाद तालिबान बगैर किसी लड़ाई के 20 साल बाद दोबारा अपने कैपिटल काबुल में दाखिल हुए। अफगानिस्तान की इस जंग को अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी समझा जाता है, क्योंकि 20 साल लड़ाई के बाद भी अमेरिका ने तालिबान को कमजोर करने के बजाय और स्ट्रॉन्ग बना दिया और इस जंग के बाद अफगानिस्तान को इसका टाइटल दोबारा मिल गया एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। 9/11 में 3000 अमेरिकन मारे जाने के बाद जो पूरी दुनिया में वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, इसमें अब तक 4.6 मिलियन लोग यानी 46 लाख लोग हलाक हो चुके हैं। 4 करोड़ लोग अपने घरों से डिस्प्लेस होकर रेफ्यूजीज बने और अगर इस वॉर ऑन टेरर की कॉस्ट को देखा जाए तो सिर्फ डायरेक्टली $2 ट्रिलियन खर्च हुए। और ब्राउन यूनिवर्सिटी की एस्टिमेट्स के मुताबिक वार ऑन टेरर पर अमेरिका के $8 ट्रिलियन जाया हुए हैं। इस वार ऑन टेरर से अमेरिका की आवाम को बहुत ही नुकसान हुआ और अफगानिस्तान की आवाम को भी, और फायदा सिर्फ वेपन्स बनाने वाली कंपनीज को हुआ। फॉर एग्जाम्पल लॉकहीड कंपनी के CEO को, जो इस जंग से पहले हर साल $3 मिलियन कमाया करता था, लेकिन इस जंग के दौरान इसकी इनकम $3 मिलियन से $30 मिलियन तक चली गई थी। मतलब कुछ ही सालों में 10 टाइम इनकम बढ़ गई थी और जो आज भी जारी है।